हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 15 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 1 का टॉपिक है, ये पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं और ये पेपर 3 के टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इसके अलावा सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो पेपर 1 के अंदर जो पहली न्यूज सामने आ रही है वो टाइफून हाइशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये बनेगा टाइफून हाइशन कहां पर देखने को मिला है, तो याद रखिएगा जापान पर ये टाइफून हाइशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के टाइफून से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, स्टॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। उनका नाम पूछा जाता है और लोकेशन पूछी जाती है कि कहां पर है ये। तो याद रखिएगा जापान के पास हम लोग को ये टाइफून देखने को मिल रहा है हाइशन, और ये चौथी कैटेगरी का स्टॉर्म जो है वो बताया जा रहा है। ये जो तूफान है ये चौथी कैटेगरी का बताया जा रहा है। चौथी कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, फोटो को देखो आप, फोटो को आप देख सकते हैं। पहली कैटेगरी यानी कि उतना सीवियर नहीं है, ये हल्की फुल्की बस पत्तियां उड़ रही है। दूसरी कैटेगरी में देखिए हल्का सा पेड़ हिला। तीसरी कैटेगरी में पेड़ की हालत खराब है। चौथी कैटेगरी में देखिए पेड़ की हालत तो खराब हो ही गई, साथ ही साथ घर की छतें वगैरह उड़ गई। और पांचवी कैटेगरी काफी खतरनाक होती है। तो ये तो सिंपल तौर पर आपको ये सीवियरनेस इसकी दिखाई दे रही है, बट इसकी टेक्निकलिटीज अगर हम लोग देखें तो पहली कैटेगरी के अंदर जो हवा होती है वो 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग को देखने को मिलती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है, और एवरेज जो होती है वो 63 टू 88। सेकंड कैटेगरी के अंदर 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में देखने को मिलती है हवा। तीसरी कैटेगरी के अंदर 165 से 225 24। चौथी कैटेगरी की बात करें तो 225 से 279, और पांचवी कैटेगरी 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज की जो हम लोग को देखने को मिलती है, और जो एवरेज जो होती है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलती है। राइट, तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होती है पांचवी कैटेगरी। उससे ऊपर वाली जो होती है वो चौथी कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है। ये टेक्निकलिटीज है, कभी कभी जो है वो पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। और हाइशन की बात करें, हाइशन ये जो नाम रखा है ये चाइना के द्वारा रिकमेंड किया गया है। चाइना के रिकमेंडेशन के आधार पर ये नाम रखा गया है। इसका मतलब बेसिकली होता है सी गॉड, समुद्री भगवान। इसका मतलब हम लोग को देखने को मिलता है चाइनीज में, राइट, हाइशन का। तो ये था ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। बट मैं चाहूंगा कि ये तूफान कैसे बनते हैं ये आप पढ़ें, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी जनरल स्टडीज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं 31 जुलाई के लेक्चर में। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ आती है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर आपको क्लिक करना है। पीडीएफ जब आप रीड करोगे यहां पे क्लिक कर लेना, आपके सामने वीडियो खुल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मंथली पैकेज नहीं लिया है, जिनके पास पीडीएफ नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च कीजिए 31 जुलाई 2020 लिखिएगा और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, कमलाक्ष झा, ये नाम की स्पेलिंग है। और जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो के 1 मिनट 36 सेकंड पे आप चले जाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा कि ये तूफान जो है वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। राइट, तो उसकी जानकारी मैंने दी हुई है डिटेल में, तो देख लीजिएगा एक बार। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था आज। अब हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के बारे में। ये अभी लॉन्च हुआ है, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाम से ही हालांकि समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, स्ट्रीट्स की यहां पर बात हो रही है। स्ट्रीट यानी कि रोड के बगल में जो चलने वाली जो स्ट्रीट होती है ना, जिसपे चलते हैं फुटपाथ वगैरह, तो वैसी। और स्ट्रीट तो इन जनरल रोड्स वगैरह कहा जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसी स्ट्रीट बनाए, ऐसे रोड बनाए जो कि लोगों के चलने लायक हो, जो वॉकेबल हो, ज्यादा वॉकेबल हो, और पेडिस्टेरियन फ्रेंडली हो, यानी कि जिस पर लोग चल सके, पैदल यात्रियों के लिए जो है वो अनुकूल हो, राइट, पेडिस्टेरियन फ्रेंडली हो। तो ऐसी सिटीज के अंदर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने को लेकर ये चैलेंज है। यानी कि अलग अलग सिटीज जो है उनके बीच में ये चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर आगे चल के जब ये सिटीज ये चैलेंज को इंप्लीमेंट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, तो आगे चल के पता लगेगा कि कौन सी सिटीज पहले स्थान पर है, कौन सी दूसरे स्थान पर है। तो इस हिसाब से रैंकिंग भी इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये भी चैलेंज लेकर आया गया है जिससे कि
सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करें आपस में। जब कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे, कलेक्टर बनोगे, डीएम की पोस्टिंग जब आपकी आएगी, तब उस समय जो है वो आपको मौका मिलेगा ये सब पूरी चीजें प्लानिंग करने का, राइट। और उस पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे होगे तो आप अपनी जो सिटी है उसके अंदर ये सब प्लान्स वगैरह बनाओगे, राइट। तो वही चीज है ये कि सिटीज के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की प्लानिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि पेडिस्टेरियन फ्रेंडली मार्केट स्पेस जो है वो डेवलप करेगी, क्रिएट करेगी। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज है, और इस पर पूरी एडवाइजरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इशू की गई है, और उसी एडवाइजरी के आधार पर ये चैलेंज जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और फिट इंडिया मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी आईटीडीपी इसने पार्टनरशिप करी है स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ। तो ये मिलकर जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे चैलेंज को, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे की बात करें ये चैलेंज एग्जैक्टली है क्या, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है। तो ये सिटीज को सपोर्ट कर रहा है कि सिटीज इस प्रकार से डेवलप हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पेडिस्टेरियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स देखने को मिले, यानी कि जहां पर रोड्स ऐसे देखने को मिले जो कि पद यात्रा करने वाले या फिर जो पद यात्री होते हैं उनके अनुकूल हो, उनके लिए जो है वो उस तरीके की हो। तो इस पर फोकस किया जा रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए आप लोग को पता है कि आज की डेट में सरकार का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि लोग जो है वो फिट रहे। तो इसलिए तो यहां पर ये देखो ये क्यों आया फिट इंडिया मिशन, कि लोग फिट रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा चलें, राइट। और जब चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है गाड़ी वगैरह को वो त्यागेंगे तो एनवायरमेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो उसको आप इस तरीके से लिंक करो, जब आप अपना मेंस का आंसर लिखोगे ना तो आपको ये सब पॉइंट्स भी जो है वो ऐड करते चलना है, आपके आंसर में लिंक करते हो चलना है, क्योंकि कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के अंदर। आगे की बात करें, इस प्रकार की पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाना है कि सिटीज जो है वो क्या करेंगी, पार्टिसिपेशन के थ्रू, सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू, और साथ ही साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगी। कैसे इन्वॉल्व करेंगी, ये बेसिकली लॉन्च करेंगी डिजाइन कॉम्पिटिशंस को, कि इनोवेटिव आइडिया आए, कि लोग जो है अलग अलग लोग अपने आइडियाज जो है वो यहां पर दें, और जो जिसका बेहतरीन आइडिया होगा उसको अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे उनको, है ना। तो आइडियाज लिए जाएंगे प्रोफेशनल से, जिससे कि जल्दी से जल्दी इनोवेटिव तरीके से और कम कॉस्ट में सॉल्यूशन मिल सके कि किस प्रकार से हम लोग को सिटीज को डिजाइन करना है जो कि बेहतर बन सके पेडिस्टेरियंस के लिए, यानी कि पद यात्रियों के लिए, राइट। तो ये चीज है, मेन एम क्या है, सिटीज को इंस्पायर करना कि सिटीज जो है वो वॉकिंग फ्रेंडली क्रिएट हो, स्ट्रीट जो बने वॉकिंग फ्रेंडली बने और इनोवेटिव तरीके से लो कॉस्ट में। और सभी सिटीज जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट जो भी करेंगी उनको इंकरेज किया जाएगा टेस्ट लर्न स्केल अप्रोच का उपयोग करने के लिए, कि पहले आप टेस्टिंग करो, टेस्टिंग के बाद सीखो कि क्या गलतियां हुई, जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करो, उसको हटाओ, और फिर स्केल अप करो, यानी कि आगे बढ़ो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये एक प्रकार का चैलेंज है, कंपटीशन टाइप का है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन भी जो है वो सिटीज के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये चैलेंज जो होगा इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, पेडिस्टेरियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स तो इंक्लूडेड है ही, साथ ही साथ हाई फुटफॉल एरियाज पर हम लोग को देखने को मिलेगी, और री इमेजिनिंग अंडर फ्लाईओवर स्पेसेस में भी, यानी कि जो फ्लाईओवर्स वगैरह बने रहते हैं तो उसके अंडर भी जो है वो किस प्रकार से जो है वो तैयार करना है। इसमें मुझे सबसे बेहतरीन चीज वो ये लगी कि वॉकिंग को लिंक किया जाएगा पार्क्स और इंस्टीट्यूशनल एरिया से, यानी कि जहां पर भी सिटीज के अंदर पार्क्स वगैरह होते हैं तो इस प्रकार के यानी कि वो बनाए जाएंगे, यानी कि पेडिस्टेरियन स्ट्रीट जहां पर लोग चल सकें, तो वो पार्क से भी होते हुए गुजरेंगे, जैसे कि लोग जो है जब एंटर करेंगे पार्क में तो उनको फ्रेश एयर जो है वो मिल सकेगी। जब भी आप कभी पार्क में जाते होगे, क्योंकि आजकल तो काफी कम कर दिया लोगों ने पार्क्स वगैरह में जाना, बट फिर भी कभी मौका मिले फ्री टाइम में तो पार्क्स वगैरह जाया करो, तो आप फ्रेश एयर आपको नोटिस होगी, क्योंकि वहां पे आसपास प्लांट्स होते हैं, राइट। तो ये इस तरीके की चीज भी मुझे ये काफी अच्छी लगी इसके अंदर। और भी इसके अंदर डेड नेबरहुड स्पेसेस, यानी कि जो खराब वगैरह जो स्पेस पड़ा हुआ है किसी काम का नहीं है तो उसको भी उपयोग में लिया जाएगा, जहां पर ये स्ट्रीट्स बनाई जाएंगी, वॉक फ्रेंडली स्ट्रीट, है ना। तो ये चीज है, तो इसके बारे में एक आप लोग को आइडिया होना चाहिए पूरा ओवरऑल, और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जैसे कि अभी अपन ने स्ट्रीट्स की बात करी ना, वैसे ही ये भी है, यहाँ पर भी स्मार्ट सिटीज असेसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सिटीज बनाना है, ऐसी कौन सी सिटी, स्मार्ट सिटी बनाना है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन वाली हम लोग को देखने को मिले, यानी कि जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। इसलिए यहां पर देखो आप, ये पहले ही पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेमवर्क के अंदर जो 5 थीम्स है इनमें से पहली थीम एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग जो कि कम से कम पावर जो है वो यूटिलाइज करे। कौन सी पावर, कन्वेंशनल सोर्स से बनने वाली पावर, जैसे कि कोयला को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना हमारे घर में आती है, वैसी पावर्स जो है वो बोल रहे हैं कि उपयोग ना की जाए, ग्रीन पावर्स का उपयोग किया जाए, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाए ग्रीन एनर्जी के उपयोग से, यानी कि सोलर ग्रिड्स लगाए जाएंगे, राइट, सोलर रूफ टॉप
पे जो हम लोग को नहीं देखने को मिलते, ग्रिड्स वगैरह लगाए जाते हैं रूफ टॉप के ऊपर, तो वो चीज यहाँ पर लगाई जाएगी। और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए, कूल करने के लिए एक अलग से कूलिंग इक्विपमेंट आता है, जो कि एसी वगैरह की आवश्यकता के बिना जो है वो बिल्डिंग जो है वो कूल रहती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पाइप्स वगैरह इस प्रकार की डाल दी जाती है, उस पाइप पर पानी का फ्लो किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, राइट, कूल रहे। तो ये टेक्निक भी है। तो इस प्रकार की स्मार्ट सिटी बनानी है, राइट, जो कि हेल्पफुल रहे, क्योंकि आज की डेट में जानते हो आप टेम्परेचर लेवल इतना इंक्रीज हो गया है कि ऑब्वियस ही बात है कि बिल्डिंग्स वगैरह में, हर एक बिल्डिंग्स में एयर कंडीशंस की आवश्यकता होती है, बट कहा जा रहा है कि इस प्रकार से बिल्डिंग्स को तैयार किया जाए जिसमें एयर कंडीशंस की आवश्यकता ना पड़े, जो कि नेचुरली जो है वो ठंडी रहे। तो इसमें क्या किया जाता है, इसकी पाइपलाइंस ऐसी बनाई जाती है कि इसके आसपास बिल्डिंग के अंदर से ऐसी पाइप्स जो है वो फ्लो करवाई जाती है जहां से पानी जो है वो होकर गुजरता है, जिससे कि टेम्परेचर जो बिल्डिंग का रहे वो मेंटेन रहे, राइट। तो इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा इसके अंदर और भी है अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो शहरी एरिया है उसकी प्लानिंग इस प्रकार से की जाए। ग्रीन कवर, फॉरेस्ट वगैरह, वहां पर फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे हम लोग एक्जैक्टली, प्लांट्स वगैरह जो है वो लगाए जाए, एफॉरेस्टेशन वगैरह किया जाए अलग अलग जगह पर, जैसे कि स्ट्रीट के आजू बाजू जो है वो प्लांट्स को लगाना है, इस प्रकार की चीजें। एयर क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हो कि पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एयर क्वालिटी मेजर्स पर भी ध्यान रखना है, वहां पर वेरियस एयर क्वालिटीज को मेंटेन करने के इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, राइट, ऐसी सिटीज के अंदर। वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वेस्ट मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा जरूरी। तो ये 5 थीम के ऊपर बेस्ड ये पूरा फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया। अब थ्योरी पे आते हैं अपन लोग। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और ये जो पूरा इनिशिएटिव जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच को अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, कि जो शहरी एरिया की प्लानिंग हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है शहरी एरिया का, वो इस प्रकार से डेवलपमेंट हो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट। इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा रोड मैप जो है वो क्रिएट करना, एक क्लियर रोड मैप, यानी कि ब्लूप्रिंट, जिसके ऊपर बेस जो है वो सिटीज बनती है। जब आप कल को डीएम बनोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी सिटीज में जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले ही जाकर तो वहां पर डेवलपमेंट शुरू नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसकी प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, तो उसके बाद पूरी चीज होगी। तो ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करना जो कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसको खत्म कर सके, जैसे कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होना, उसको डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर ये सब चीजें उपयोग में ली जाएंगी। यहां पर कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट नहीं की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग द क्लियर पॉइंट और नॉट? क्लियर हो रहा है ना? अब आगे की बात करें तो ऐसी प्लानिंग, और उसके बाद उस जो भी प्लान किया जाएगा उस पर जो एक्शंस लिया जा रहा है, तो उस पर पूरी चीज जो भी की जाएगी, उसका जो भी तैयारी की जाएगी वो इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट्स है उसको रिड्यूस करना है, राइट। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करने के ऑब्जेक्टिव से ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आगे की बात करें तो ये क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज जो है ये आएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर, और जो कि सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को इस पूरे जो प्रोजेक्ट है या इनिशिएटिव है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इसमें 28 इंडिकेटर्स होंगे 5 कैटेगरीज के अंदर, और ये पांचों कैटेगरीज मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में, राइट। तो ये 5 कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ये इसके अंदर 28 इंडिकेटर्स टोटल होंगे जिसके ऊपर ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हो रही है रैंकिंग ऑफ स्टेट्स 2019 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के बारे में। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी स्टेट्स हैं, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और किस किस कैटेगरी में परफॉर्म किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो देखिए आज की रेट में टारगेट किसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है? सरकार का स्टार्टअप्स के ऊपर एट प्रेजेंट। ये टारगेट स्टार्टअप्स के ऊपर क्यों कर रही है सरकार? तो इसके पीछे कारण आप लोग जानते हैं कि जब भी एक स्टार्टअप स्टैब्लिश होता है तो वो उस स्टार्टअप के आने से काफी सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और आज की रेट में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो अगर स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो रिजॉल्व होगा। दूसरी चीज स्टार्टअप के लिए क्या इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टार्टअप के आने से हमारी कंट्री के अंदर नए नए इनोवेशंस भी आते हैं, क्योंकि कोई भी एक नया स्टार्टअप आता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है कि कंट्री के अंदर जो भी इश्यूज जो आज की रेट में चल रहे हैं, यानी कि जो सिटीजन जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर स्टार्टअप आते हैं। तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेकर स्टार्टअप्स स्टैब्लिश होते हैं, राइट। तो ये एक नई नई चीजें, नए नए इनोवेशन हमारी कंट्री में हो उसको जो है वो बूस्ट किया जाता है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज की रेट में इकोनॉमिक स्लोडाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्लोडाउन के आज की रेट में तो इकोनॉमिक रिसेशन की कैटेगरी में हम लोग आ गए हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। तो उस जो स्टेटस अभी इकोनॉमी का है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको उठाना है हम लोगों को, और इसको उठाने की क्षमता किसके पास है? स्टार्टअप के पास है, क्योंकि स्टार्टअप जब आएंगे
ज्यादा लोगों को जॉब्स देंगे, ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इकोनॉमी जो है उस के अंदर पैसे का रोटेशन होने लगेगा और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो ये कोर जो इश्यूज जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये रिजॉल्व हो सकते हैं स्टार्टअप के आने से। मैंने आपको इसलिए इसका इतना डिटेल में स्टार्टअप के बारे में बताया स्टार्टिंग में। आई नो कि आप लोग को पता है, बट फिर भी मैंने जानबूझकर इसलिए बताया जिससे कि आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझें कि सिविल सर्विसेज के अंदर ये टॉपिक क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में मेन ऑब्जेक्टिव सरकार का स्टार्टअप के ऊपर ही है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर जो है वो देखना है, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं अभी आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर रैंकिंग्स हम लोग को देखने को मिलेगी कि किस किस स्टेट्स ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्डअप करने में कितना योगदान दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग रैंकिंग यहाँ पर देखेंगे। और ये सेकंड एडिशन है जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, और इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इसके द्वारा कंडक्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन को लेकर आना कि आपस में स्टेट जो है वो और यूनियन टेरिटरीज जो है वो आपस में कंपीट करें, जिससे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को अपलिफ्ट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। और 2019 के फ्रेमवर्क में 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज को कवर किया गया है, जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसमें सिर्फ आप 2-4 याद रखिएगा, 2-4 इंपॉर्टेंट कैसे। फंडिंग को आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीड फंडिंग सपोर्ट को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ईज कंप्लायंस को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ईज कंप्लायंस एज इन कि देखो, एक तो फंडिंग हो गई, स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास इतना फंड्स नहीं होता, राइट। तो यहां पर हेल्प की जाती है स्टार्टअप्स को, जिससे कि उसके पास पैसा मिल सके, फंडिंग हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईज कंप्लायंस, यानी कि जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश होने के लिए जितने भी पेपर वर्क्स लगते हैं या जितना भी समय लगता है एक बिजनेस को स्टैब्लिश होने के लिए या स्टार्टअप को स्टैब्लिश होने के लिए, तो उसको रिड्यूस करना है और पूरी प्रोसेस को जो है वो ईज करना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा अवेयरनेस और आउटरीच, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कुछ 2-4 चीजें इनमें से जो है आप याद रखिए, उससे ज्यादा आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। आगे की बात करें, स्टेट्स को किस तरीके से रैंक किया गया, तो स्टेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक कैटेगरी वाई और दूसरा कैटेगरी एक्स। कैटेगरी वाई के अंदर सभी की सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सिवाय आसाम को छोड़कर, प्लस सभी की सभी यूनियन टेरिटरी हैं सिवाय दिल्ली को छोड़कर। और दूसरी कैटेगरी एक्स के अंदर सभी राज्य मौजूद हैं प्लस यूनियन टेरिटरी दिल्ली हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो रैंकिंग की गई है वो 5 कैटेगरीज में है, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले एक्स कैटेगरी के अंदर बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात है, टॉप परफॉर्मर में कर्नाटका, केरला, और लीडर्स की कैटेगरी में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, एस्पायरिंग लीडर्स में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि आपकी स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर है और वो उसने किस पर्टिकुलर यानी कि इस कैटेगरी के अंदर किस चीज में जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो जल्दी बताइए, टॉप परफॉर्मेंस है अगर तो। और वाई कैटेगरी की बात करें तो वाई कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लीडर में चंडीगढ़ है, एस्पायरिंग लीडर में नागालैंड, और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिजोरम और सिक्किम। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा 7 रिफॉर्म एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि टॉप स्कोरिंग स्टेट्स के जो 7 रिफॉर्म एरियाज हैं तो उस पर किस प्रकार से इन्होंने काम किया। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की अगर हम लोग बात करें कि उसके अंदर स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जैसे कि कर्नाटका, केरला और ओडिशा के अंदर ये टॉप परफॉर्मर्स हैं। रेगुलेटरी चेंज चैंपियंस, यानी कि उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाए इस प्रकार के जो कि स्टार्टअप सिस्टम को जो है वो बूस्ट अप करें, यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करें, प्रमोट करें। तो ये कर्नाटका, केरला और ओडिशा है ये स्टेट्स। आगे की बात करें प्रोक्योरमेंट लीडर्स की, अगर हम लोग बात करें कि मतलब खरीद के लिए, कि स्टार्टअप जो है उसको प्रमोट करने के लिए, कि जो भी स्टार्टअप बनाएगी यानी कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराएगी उसको सरकार जो है वो अपने पास खरीदेगी, यानी कि खरीदेगी इसलिए जैसे कि मोटिवेट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा वो बूस्टअप रहे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टार्टअप्स उनको देखकर जो है वो स्टैब्लिश हो, क्योंकि सरकार इनको पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि सरकार इनसे खरीद लेगी और हो सकता है सरकार अपने डिपार्टमेंटल यूज के लिए जो है वो इनका जो भी प्रोडक्ट है वो उपयोग में ले ले, या फिर सरकार जो है वो बाद में उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर दे कभी और कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर सरकार ऐसा करती है। जब आप सर्विस में जाओगे तब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर सिंपल सी चीज मान के चलो, अगर कोई स्टार्टअप जो कि कुछ चेयर्स बना रहा हो या कोई कंप्यूटर वगैरह बना रहा हो, कंप्यूटर सिस्टम में इन्वॉल्व हो, या कोई इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो, तो सरकार क्या बोलेगी, हमारे डिपार्टमेंट्स में लगा दो ये सर्विस, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप लगा लो। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं
तो लाखों करोड़ों, यानी कि मैं लाखों और करोड़ नहीं, लाख करोड़ की बात कर रहा हूं, लाख करोड़ का बेनिफिट जो है वो ऑलरेडी स्टार्टअप्स को हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी चीज परचेज कर लेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट लीडर्स, राइट, कि कौन सी स्टेट ने इस प्रकार की चीज करी है, तो ये प्रोक्योरमेंट लीडर्स की कैटेगरी में आती है। बाकी चीज तो आप समझ गए थे, तो इसलिए मैंने उतना आपको बताया नहीं, आप समझ ही रहे हो। उसमें एस्पायरिंग लीडर्स का मतलब क्या है कि जो जहां वो उठ कर आ रहे हैं, यानी कि जहां पर ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो उभरते हुए हम लोग को नजर आ रहा है, और वहां की स्टेट जो है वो सपोर्ट कर रही है सब चीजों को। इसके अलावा इंक्यूबेशन हब, इंक्यूबेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि यहां पर सरकार क्या करती है, एक ऐसा कॉल सेंटर बोलेंगे करेक्ट टर्म है, कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर देती है जो कि हेल्प करता है स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में, यानी कि उनको कंसल्ट करता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं जो कि स्टार्टअप जो है वो किस प्रकार से ग्रो करे, तो उसकी हर एक चीज जो है वो उसको बताते हैं, यानी कंसल्टिंग एजेंसी टाइप की है, या फिर एक कॉल सेंटर टाइप का होता है जहां पर व्यवस्था जो है वो करवाई जाती है स्टार्टअप्स को, राइट। तो ये वाली चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा सीडिंग इनोवेशन लीडर्स, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराना, नए नए इनोवेशन जो आते हैं, तो उसमें बिहार, केरला, महाराष्ट्र इंक्यूबेशन में, गुजरात, कर्नाटका, केरला, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। स्केलिंग इनोवेशन लीडर्स, यानी कि जो इनोवेशन में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। अवेयरनेस और आउटरीच चैंपियन के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये कुछ इस प्रकार की स्टेट्स हैं, और इन्होंने इन जगह पर, इन एरियाज पर अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट। और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टार्टअप जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मेंशन करना है। आप इस जो अभी हम लोग को ये रैंकिंग देखने को मिल रही है, इसकी जो चीजें जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, स्पेशली इसके जो 7 ब्रॉड रिफॉर्म्स के एरियाज, तो वो आप मेंशन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। ये वाले रिफॉर्म वाले एरियाज, इंस्टीट्यूशनल लीडर, रेगुलेटरी चेंज चैंपियन, तो ये तो आपको करना ही करना है, रेगुलेटरी चेंज चैंपियन को, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो आपको पेज नजर आ रहा है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है पूरे दुनिया भर का। और एट प्रेजेंट हमारी कंट्री के अंदर जो नॉर्मल, यानी कि ऑन एन एवरेज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी उम्र 31 ईयर्स की बताई जा रही है, यानी कि जो भी स्टार्टअप जो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो एवरेज के तौर पर ये स्टार्टअप स्टैब्लिश करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी उम्र 31 ईयर्स है, राइट। और 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके पास खुद की स्टार्टअप पॉलिसी भी आ चुकी है। ये आप मेंशन करेंगे मेंस के अंदर। 50 बिलियन फंडिंग 2014 से 2019 के बीच में स्टार्टअप इकोसिस्टम को रेज करने के लिए जो है वो लगाई गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा 28,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर 32 यूनिकॉर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 32 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कौन लोग होते हैं? जिन लोगों का स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। तो वो जो भी स्टार्टअप ऐसा होता है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, तो वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाता है। हमारी कंट्री के अंदर ऐसे 32 यूनिकॉर्न्स हैं जिसकी कंबाइंड वैल्यूएशन या कंबाइंड वर्थ जो है वो 100 प्लस बिलियन US डॉलर्स बताई जा रही है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 36 ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनको ईज कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी कि उनको ऐसा बना दिया है कि स्टार्टअप जो है उनको परेशान ना होना पड़े स्टैब्लिश होने के लिए, यानी कि पेपर वर्क्स वगैरह को रिड्यूस कर दिया है। ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो है वो उसको कम कर दिया है, यानी कि ईज कर दिया है, जिससे कि आसानी से स्टार्टअप्स स्टैब्लिश हो जाए, उनको स्टैब्लिश होने के बाद भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, राइट। ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पर काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है स्टार्टअप्स के अंदर, ये वाली चीजें। इसके अलावा ऑन एन एवरेज 12 जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हैं एक स्टार्टअप से, यानी कि कोई भी एक स्टार्टअप जब स्टैब्लिश होता है तो 12 जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हैं। तो जॉब्स को भी जनरेट करने का पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा स्टार्टअप्स में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप मेंस में जो मैंने भी आपको बताया वो अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब इस न्यूज की बात करें, इंडिया चाइना के बीच में एक सहमति हुई है 5 पॉइंट एक्शन प्लान की, तो इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इंडिया और चाइना दोनों ने एग्री किया है कि वो जो टेंशन जो आज की डेट में इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है उसको रिड्यूस करेंगे, और दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, जो कि आमने सामने स्टैंड ऑफ में जो हम लोग को देखने को मिले थे, तो उनको डिसएंगेज किया जाएगा, यानी कि उनको वहां से थोड़ा सा अलग किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार के इश्यूज जो है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ना हो, राइट। तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उसको थोड़ा सा सही करने के लिए, ठीक करने के लिए ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर दोनों ही कंट्रीज ने सहमति जो है वो जताई है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में यही आम सहमति हम लोग को देखने को मिल रही है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में, कि वो डिफरेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि जो इश्यूज जो चल रहे हैं उसको वो आगे कंटिन्यू बढ़ने नहीं देंगे,
जिससे कि आगे चल के इंडिया और चाइना के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो। तो इस पर दोनों ने सहमति जताई है और साथ ही साथ फोकस किया है कि जल्द से जल्द टेंशन को रिड्यूस करने के लिए अपने जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनको डिसएंगेज कर दिया जाएगा, यानी कि वहां से उनको हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह जो है वो उनको तैनात किया जाएगा। मतलब दूसरी जगह इन द सेंस ऐसा नहीं कि जैसे कि ये एरिया, ये मान लेते हैं हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, यहां पर ये हम लोग को मान लेते हैं बॉर्डर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, बॉर्डर है, तो आप कह सकते हो इस क्षेत्र पर जो है वो काफी ज्यादा, जैसे मान लेता हूं मैं, ये हटा देते हैं इसको, इस क्षेत्र पर जो है यहां पर काफी ज्यादा जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब सोल्जर को क्या किया जाएगा, सोल्जर को कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ, जिससे कि इस प्रकार का स्टैंड ऑफ वाली स्थिति जो है वो डेवलप ना हो और इश्यूज वगैरह ना हो, इस प्रकार के विवाद वगैरह ना हो, राइट। और इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे कि इंडियन सोल्जर्स और इंडियन ट्रूप्स या फिर इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज चाइनीज सोल्जर्स किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे बॉर्डर एरियाज पर, तो वो जो प्रोटोकॉल्स थे ओवरऑल, उस प्रोटोकॉल का पालन करना है, अवॉइड करना है उस प्रोटोकॉल्स को, और इस प्रकार के सीरियसनेस एक्शन जो है उसको अवॉइड करना है, यानी कि ऐसी सीरियसनेस बॉर्डर एरियाज पर जो है वो नहीं आनी चाहिए, इसको अवॉइड करना है। और दोनों ही कंट्रीज के बीच में डायलॉग जो है, बातचीत जो है वो जारी रहेगी। दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हमारे, और चाइना की तरफ से मिस्टर वांग, तो और भी काफी सारे दूसरे मैकेनिज्म्स यानी कि बॉडीज वगैरह, तो इनके बीच में जो बातचीत है वो जारी रहनी चाहिए, जिससे कि ये जो बॉर्डर एरियाज का जो इश्यूज है वो जल्द से जल्द इन फ्यूचर खत्म हो सके, और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो क्रिएट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इन जनरल आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट्स प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है, 5 पॉइंट एक्शन प्लान चाइना और इंडिया के बीच में। और अभी ये जो पूरा इशू क्यों हुआ था, तो गाइस आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग को लद्दाख के एरिया पर देखने को मिला था इश्यूज, इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में स्टैंड ऑफ जो हम लोग को देखने को मिला था, जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं और डिटेल में। वो भी ये कुछ एरियाज हैं जैसे कि पैंगोंग सो, डेप्सैंग और भी कुछ दूसरे पार्ट्स। तो देखो ये वाला मैप जो है ना, ये अच्छे से रट लेना थोड़ा सा, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैप अच्छे से रट लेना। जैसे कि काराकोरम पास कहां पर है आपको पता होना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, राइट, रक्की नाला कहां पर है, इसके अलावा देप्सांग ला ये कहां पर है, राइट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको आप करेक्ट इस मतलब नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में अरेंज करो। तो अगर आपसे पूछ लिया है 3-4 चीजें, जैसे लेह पूछ ली, देप्सांग पूछ लिया, पैंगोंग सो पूछ लिया आपसे, तो और लिखा रहेगा कि इसको आप जो है वो इसमें लगाओ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ में, कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में, इस प्रकार से। तो आपको ये पूरा एरिया जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। जैसे अस्काई चिन का ये पूरा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चुशुल वैली जिसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया, कई बार डिस्कस किया, चुमार इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये वाला मैप तो एटलीस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और भी आप जो है वो मैप खोलो अपना एटलीस्ट के अंदर से, या फिर गूगल वगैरह करो, यहाँ पर इस एरिया पर जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसको एक बार आप अच्छे से जो है वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये भी हम लोग को देखने को मिली है कि यहाँ पर बातचीत जो है स्टेटस क्यो आंटे या फिर पोजीशन प्रायर टू स्टैंड ऑफ, इस पर कोई बातचीत जो है वो डायरेक्टली नहीं हुई है, यानी कि ऐसी बातचीत नहीं हुई कि जो स्टैंड ऑफ जो हुआ था, तो स्टैंड ऑफ से पहले जो ट्रूप्स की पोजीशन थी, क्योंकि स्टैंड ऑफ कब हुआ था, जब ट्रूप्स आमने सामने जो है वो एक साथ आ गए थे। तो यहां पर ये बातचीत नहीं हुई कि ट्रूप्स की जो पहले की जो पोजीशन है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी क्या पोजीशन थी पहले की अप्रैल वगैरह के समय पे, तो उस पर कोई भी डिस्कशन यहां पर नहीं हुआ। और इंडिया जो है उसने चाइना से बिल्कुल नहीं कहा कि चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को अलग करे, यानी कि अपने जो ट्रूप्स की पोजीशन है, चाइना के सोल्जर्स की जो पोजीशन है उसको पीछे करे, इस पर बिल्कुल भी जो है वो किसी प्रकार का इंडिया की तरफ से जो है वो डिस्कशन नहीं हुआ था, बल्कि इंडिया को ऐसा डिस्कशन करना चाहिए था। पर ठीक है, 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो भी हम लोग को देखने को मिला, इससे हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ी स्थिति ठीक हो, राइट। अब जो भी है आगे, इतना आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। अब आगे की बात करें कि दोनों कंट्रीज को क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली एक्शंस लेने चाहिए कि वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को जो है वो डिसएंगेज कर लें, ये चीज वो इंश्योर करें कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए उनके ट्रूप्स का, राइट। और जितने भी इस प्रकार के फ्रिक्शन एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि यही वाले जो एरियाज, और अगर मैं आपको इस मैप को दिखाऊं तो ये वाले जो एरियाज हैं ये थोड़े से डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पर ज्यादातर हम लोग को इश्यूज वगैरह इन सब एरियाज पर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये वाला एरिया, राइट। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में एक अच्छी जानकारी जो है वो आप लोग को होनी चाहिए, जहां पर अधिकतर डिस्प्यूट्स वगैरह होता है, राइट। तो ऐसे एरिया से तुरंत बिल्कुल इमीडिएटली इनका पहला काम तो यही होना चाहिए कि वो अपने ट्रूप्स को अलग कर दें, और इस प्रकार का किसी प्रकार का इन फ्यूचर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, डिस्प्यूट ना हो, तो इस चीज के लिए। और यहां पर कहा गया है कि फाइनल जो डिस्पोजिशन होता है, यानी कि जो ट्रूप्स वगैरह होते हैं उनका जो डिसएंगेजमेंट होता है, यानी कि उनकी लोकेशन जो चेंज की जाती है, वो कौन करते हैं, तो वो सिर्फ मिलिट्री कमांडर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये चीज कही जा रही है कि जल्दी जल्दी मिलिट्री कमांडर जो है वो डिसएंगेजमेंट पर काम करें, राइट। इसके अलावा फेस ऑफ कब कब होता है, क्या क्या कंडीशन आती है फेस ऑफ होने की, तो देखिए ज्यादातर फेस ऑफ हम लोग को लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल पे देखने को मिला है। और वो उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि अभी तक इसकी बाउंड्री जो है वो क्लियरली मार्क्ड नहीं है, यानी कि अभी तक ये बाउंड्री एरिया, बॉर्डर एरिया क्लियरली जो है वो मार्क नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसे हम लोग को फेंसिंग वगैरह भी नहीं देखने को मिलती है, जिससे कि ऐसा कोई डिसएंगेजमेंट ना हो। तो ये डिमार्केटेड एरिया हम लोग को नजर आता है, राइट। दूसरी बात करें तो यहाँ पर 2 डजन से ज्यादा ऐसे एक्यूट मामले सामने आए, जैसे कि लद्दाख में, वेस्टर्न लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में, सिक्किम में, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश सेक्टर्स वगैरह एरिया में, जो मैंने आपको मैप दिखाया था। तो ये ज्यादातर मामले, गंभीर मामले जो है वो इन्हीं एरियाज पर हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये पेट्रोल इनकाउंटर्स होता है, यानी कि जब पेट्रोलिंग करने आते हैं, जब ट्रूप सोल्जर्स निगरानी करने आते हैं, बॉर्डर एरियाज को देखने आते हैं, तो उसी बीच पे कुछ बहसबाजी हो जाती है और ये इस प्रकार की इश्यूज जो है वो फेस ऑफ के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2005 और 2013 में भी डिटेल रूल सामने आए थे, यानी कि प्रोटोकॉल्स वगैरह हम लोग को देखने को मिले थे, जिसमें डिटेल में मेंशन था कि जो ट्रूप्स होंगे उनको किस प्रकार से बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेट करना है। बट इसका कभी भी जो है वो एज सच पालन नहीं किया गया। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में आप लोग को एक बेसिक आइडिया, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो देखिए, यहां पर बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से क्या ये चीज समझ में आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर का ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ग्रेवियांस रिड्रेस करेगा, यानी कि लोगों की शिकायतों को रिजॉल्व करेगा, शिकायत निवारण करेगा, राइट। तो लोग की जितनी भी शिकायतें होती हैं वो यहां पर रजिस्टर होंगी और उनकी शिकायतें जो है वो रिजॉल्व होंगी। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, लोग अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो भी शिकायतों को मॉनिटर कर सकेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों की शिकायतें जो है वो रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, टाइम बाउंड मैनर पे हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी। और जम्मू एंड कश्मीर का ये सिस्टम है, पर ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेट क्यों यहां पर लिखा हुआ है? क्योंकि पहली यूनियन टेरिटरी हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर की देखने को मिल रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है CPGRAMS। तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो इसका फुल फॉर्म हम लोग को CPGRAMS का देखने को मिलता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसको लिंक किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के सिस्टम के साथ। तो पहली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ लिंक्ड है, इसलिए ये इंटीग्रेटेड हम लोग को नजर आ रही है। तो सबसे पहला जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करो तो उस टॉपिक के टाइटल को अच्छे से समझा करो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं टॉपिक के टाइटल को आपको अच्छे से समझाने के लिए, जैसे क्योंकि एक बार अगर आपको टॉपिक का टाइटल क्लियर हो गया तो आपको किसी भी टॉपिक की करीब 70 से 75% चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लियर हो जाती हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो होती है वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो ये पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है, ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सिस्टम पायलट बेसिस, यानी कि अभी स्टार्टिंग में कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि जम्मू, श्रीनगर और रियासी डिस्ट्रिक्ट में। फिर बाद में अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में भी जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो चालू कर दिया जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर का पहले एक पोर्टल हुआ करता था, वेबसाइट हम लोग को देखने को मिलती थी जहां पर शिकायतें वगैरह दर्ज की जाती थी, तो उसको रिप्लेस करके ये नया सिस्टम लाया गया है। इसके अंदर होगा क्या, किस प्रकार से ये सिस्टम देखने को मिलेगा, कैसा काम होगा इसका पूरा, इसकी प्रोसेस कैसी होगी। सबसे पहली चीज तो याद रखना है, डेप्यूटी कमिश्नर, इनको प्राइमरी लेवल पर रखा गया है, प्राइमरी लेवल पर, यानी कि लोग जो है वो इनके पास आकर शिकायतें वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी SPs हैं और DCs हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनके पास जो है वो लोग आके शिकायत करेंगे। इनका ऑफिस खुला रहेगा हफ्ते में 5 दिन, और हफ्ते में 5 दिन लोग इनके पास जाकर जो है वो शिकायतें कर सकते हैं, यानी कि ये अपने ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे और उस पर्टिकुलर ऑफिस टाइम में लोग आकर शिकायतें जो है वो कर सकते हैं इनसे मिलकर, जो भी उनको इश्यूज वगैरह चल रहा है। जैसे कि कल को आप IAS IPS बनोगे तब आपके पास भी तो लोग आएंगे शिकायत करने, वेरियस चीजों आप सॉल्व करोगे उनकी शिकायतें वगैरह, राइट, यानी कि रिजॉल्व करोगे। तो ये सब ऐसी चीजें हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रही है। तो इनको ये शिकायतें जो है वो रिसीव करेंगे, शिकायतों को डिस्पोज करेंगे और शिकायतों को मॉनिटर भी किया जाएगा, यानी कि जो भी ग्रेवियंसेस उनके हैं उनकी ट्रैकिंग होगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे? तो देखो, एट प्रेजेंट हम लोग को क्या देखने को मिला कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हट गया था, स्पेशल स्टेटस जो रिवोक हो गया था जम्मू एंड कश्मीर से, आपको पता होगा, उसके बाद थोड़ा सा इशू हम लोग को स्पेशली कश्मीर वैली में देखने को मिल रहा था, यानी कि लोगों के बीच में डिसकनेक्शन हो गया था, एलियनेशन हो रहा था, लोग जो है वो अलग हो रहे थे, वियोग, अलगाव लोगों के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा था, स्पेशली कश्मीर घाटी के अंदर। तो ऐसी चीज ना हो, लोग सिस्टम पर बिलीव करें और सिस्टम जो है वो लोगों के लिए खड़ा है, ये चीज को दिखाने के लिए या इंश्योर करने के लिए ये चीज जो है वो शुरू की गई। और इससे इसका यही फायदा होगा कि लोग जब अपनी शिकायतें यहां पर दर्ज कराएंगे और उनकी शिकायतें टाइम बाउंड में रिजॉल्व होंगी तो लोगों का ट्रस्ट जो होगा वो डेवलप होगा अगेन, राइट। इसके अलावा ये पूरे सिस्टम को जो डेवलप किया है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, तो इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है, राइट। और इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि लोगों की कंप्लेन को रिसीव करना, रिजॉल्व करना और मॉनिटर करना उनके ग्रीवियंसेस को, और इसको लॉन्च किया है ये DARPG के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर आती है। इसके कुछ की फीचर्स की बात करें गाइस, तो ये बेसिकली फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। लोग अपनी कंप्लेन को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकेंगे, किसी भी लोकेशन से लोग अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही साथ DARPGB जो है वो भी कंप्लेन्स को मॉनिटर कर सकेगी, जिससे कि पता लगाया जा सके कि कितनी जल्दी, कितनी तेजी से जो है वो कंप्लेन लोगों की रिजॉल्व हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है लोगों की। और उसके पूरे प्रोसीजर्स की बात करें तो हर एक ऑफिस के अंदर बताया जा रहा है कि एक सीनियर ऑफिसर होंगे, डायरेक्टर ऑफ ग्रीवियंस या फिर ग्रीवियंस ऑफिसर के नाम से ये जाने जाएंगे। हर एक ऑफिस के अंदर होंगे ये, जो कि इंश्योर करेंगे कि ये पूरा सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करे, सिंपल तरीके से, क्विकली और फेयर और रिस्पॉन्सिव तरीके से। ये पूरा सिस्टम जो तैयार किया गया है लोगों की कंप्लेन को रिजॉल्व करने का, ये सुनिश्चित करने के लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो सही तरीके से ऑपरेट हो, काम करे और सही तरीके से आगे चलता रहे, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होती रहे। तो इसको इंश्योर करने के लिए एक ग्रीवियंस ऑफिसर हर एक ऑफिस में जो है वो तैनात किए जाएंगे। इनकी पोस्ट हम लोग को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि फिक्स टाइम लिमिट यहाँ पर कंप्लेंट्स को डिसॉल्व करने का जो है वो रखा गया है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था, राइट। तो ये है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब बात हो रही है पीएम केयर्स के बारे में। पीएम केयर्स के ऊपर आरोप लगे हैं, यहाँ पर पीएम केयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है FCRA के अंदर, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इमरजेंसी के समय पर यह फंड का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिटेल में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, ये मेरे ख्याल से अपन ने डिस्कस किया था अप्रैल या मई के मंथ में, काफी डिटेल में। तो आप ये एक बार जो है वो जाकर देख लीजिएगा पीएम केयर्स फंड के बारे में, और ये नहीं तो फिर कहीं से भी एक बार इन जनरल इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीएम केयर्स फंड के बारे में। क्योंकि अभी जो अपना मेन टॉपिक है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। इसके कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। हालांकि FCRA को भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने FCRA को नहीं देखा, तो अभी आप क्या कीजिए, जिनके पास PDF आती है आपको तो यहाँ पर क्लिक करना है, और जिनके पास PDF नहीं आती, आपको पता है कि आपको 9 सितंबर सर्च करना है और उसके आगे मेरा नाम लिख देना है, कमलाक्ष झा। जो भी पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो के 16 मिनट 38 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस पीएम केयर्स फंड को। इसके हर प्रकार के इसके जो प्रोविजन होते हैं FCRA के, उन सभी प्रोविजन से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, हटा दिया, यानी निकाल दिया है। यानी कि अब पीएम केयर्स फंड जवाबदेही नहीं है, इसको जवाब नहीं देना पड़ेगा किसको, FCRA को। क्योंकि FCRA जवाब मांगती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी NGO पर या किसी बॉडी पर ऐसी, तो उस जो भी फंडिंग आ रही है, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उस पर सवाल उठाती है FCRA। और ऐसी बॉडीज के लिए ये मैंडेटरी होता है कि FCRA को समय समय पर रिपोर्ट पब्लिश करे, पूरा डेटा बताए कि कहां से ये फंडिंग आई और इस फंडिंग का किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। बट यहां से हटा दिया गया है इसको FCRA के अंदर से पीएम केयर्स फंड को। और इसी चीज के लिए आरोप लगाए गए हैं कि पीएम केयर्स जो है वो कोई भी ऐसी कंडीशन मीट नहीं करती है, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन को पूरा नहीं करती है जो कि FCRA की अगर हम लोग बात करें कि उसके एग्जेम्पशन के लायक हो। यानी कि इसको एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि FCRA के एग्जेम्पशन को लेकर कुछ क्राइटेरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए गए थे कि कौन सी बॉडी FCRA से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा था 2011 में, और बाद में भी इसने कहा था, इस साल के स्टार्टिंग में भी इसने कहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2011 में इसने होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि जितनी भी बॉडीज जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई हो, राइट, तो और साथ ही साथ उन बॉडीज को अगर CAG उनका ऑडिट जो है वो देखते हो, तो ऐसी बॉडी जो है वो FCRA के अंडर नहीं आएगी, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा FCRA से। साथ ही साथ इस साल के स्टार्टिंग में और भी क्लियरिटी दी थी होम मिनिस्ट्री ने। इन्होंने एक फ्रेश ऑर्डर जो है वो लेकर आए थे, जो उनका जो पुराना ऑर्डर था उसको रिप्लेस करते हुए एक नया ऑर्डर रख दिया था इन्होंने कहा था ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश हुए हो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के कानून के थ्रू, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, या फिर पूरी तरह से सरकार उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ओन करती हो, राइट, और उनका अकाउंट जो है वो कंपल्सरली कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट किया जाता हो, तो ऐसी कोई भी बॉडी जो है
ये जो कि ये पूरी कंडीशन को जो है वो पूरा करती है, तो उसको एफसीआरए से एग्जेम्प्ट कर दिया जा सकता है। यानी कि एफसीआरए के जो प्रोविजंस है वो उस बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल लागू जो है वो नहीं होंगे। बट अभी क्या हम लोग को देखने को मिला कि चिंता ये जताई गई कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर जो है, पीएम केयर्स है, वो कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो पूरा नहीं करती है जो कि एग्जेम्पशन के लायक हो, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर इस बात पर चिंता उठाई गई। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पीएम केयर्स फंड जो है वो क्यों एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कानून के द्वारा सेटअप नहीं की गई है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कोई एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जो कि आरटीआई के अंदर आती है, क्योंकि आरटीआई के अंदर नहीं आती, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, तो ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पहली बात। तीसरी बात यहां पर कहा गया कि इसको कैग जो है वो ऑडिट नहीं करते हैं, और हमने क्या देखा था, कैग को ऑडिट करना जरूरी है, राइट। और ये तीनों ही कंडीशन, जो तीनों चारों कंडीशन जो अभी हम लोग को हमने देखी कि कौन सी बॉडी एग्जेम्प्ट हो सकती है एफसीआरए से, तो वो कोई भी कंडीशन जो है वो पीएम केयर जो है वो के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि लागू नहीं हो रही है। तो इसलिए ये जो है वो बेसिकली आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर इस चीज को लेकर। बट आपको जो है वो एफसीआरए के बारे में अच्छे से जानना था, और आपने जो इशू देखा कि आरोप क्यों लगाए गए वो आपकी क्लियरिटी हो गई इशू से रिलेटेड। तो ये एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना था। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एफसीआरए के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जो आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो सेक्शन 50 है इस कानून का एफसीआरए का, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू कर सकती है जिसके तहत वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के उसको एग्जेम्पशन दे सकती हैं एफसीआरए के प्रोविजन से, अगर उनको लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो नेसेसरी हो तभी। अब देखिए यहां पर पूरी चीज क्लियर हो गई, जो कि अभी आरोप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अभी आरोप तो लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, बट इसके सेक्शन 50 को आपको ध्यान में रखना है। इसके सेक्शन 50 में बकायदा मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करके कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डर इशू किया हुआ था, अभी ऑर्डर इशू करके बोल देंगे, क्योंकि अभी देखो इन्होंने भी क्या किया, पीएम केयर फंड जो है वो रिसीव एग्जाम मिल गया है, यानी कि पीएम केयर फंड्स को ये सरकार ने बोला, सरकार ने किसके थ्रू बोला है, ऑर्डर इशू करके। तो सरकार इसी चीज को दिखाकर ही नल एंड वॉइड कर देगी ऐसी कंप्लेंट्स को, ऐसे आरोप को, राइट। तो ये वाली चीज है, इस पर आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकली भी देखना है इस टॉपिक को, क्योंकि अभी टेक्निकली तो हम देख रहे हैं आरोप लग रहे हैं, बट टेक्निकली ही मारेगी, लॉ एंड ऑर्डर्स के थ्रू ही मारेगी सरकार भी, बोलेगी कि सेक्शन 50 पढ़ लो जाके। तो मैंने इसलिए आपको ये वाली चीज अलग से इसमें स्टार मार्क करके दिखाई, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करके आराम से कर सकती है। तो होम मिनिस्ट्री एक ऑर्डर इशू कर देगी, और ऑलरेडी इसने किया ही हुआ है कि एग्जेम्प्ट हो गई है, तो वो उसी चीज को दिखा देगी, हमने तो ऑर्डर इशू करके करना था, हमने कर दिया एग्जेम्प्ट, अब बोलो क्या करोगे, राइट। तो ऐसी चीजें, ये सब टेक्निकलिटीज होती हैं, ये आपको इसको पकड़ना है, और यही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी, राइट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करें। अब यहां पर गाइस बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ टाइमलाइन जो है वो कैंडिडेट्स के लिए रिवाइज कर दी है कि कब कब उनको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करना है। तो ये एक नई चीज और बेहतरीन रिफॉर्म इस प्रकार का हम लोग को इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपको याद रहा होगा कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कितने ज्यादा क्रिमिनल जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर एड ऑन हो गए हैं, यानी कि हम लोग को नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। जिन्हें स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, पिछले हफ्ते का लेक्चर देख लीजिएगा, पूरी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी इससे रिलेटेड भी। कि और इन जनरल आप जानती हो कि आज की डेट में गुंडाई राज हम लोग को पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी सारे पॉलिटिशियन हैं, उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के चार्जेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, गंभीर आरोप देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस चीज को कम करने के लिए, और कम नहीं एग्जैक्टली, यानी कि जो सिटीजन हैं वो अपना जो डिसीजन है वो बेहतर तरीके से ले सकें, जो वोटर्स हैं वो इन्फॉर्म तरीके से अपनी चॉइस जो है वो सुनिश्चित कर सकें, यानी कि जिसको वो वोट दे रहे हैं वो सही इंसान को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस चीज को सिटीजन सुनिश्चित कर सकें, वोटर सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए कुछ रिवाइज टाइमलाइन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये टाइमलाइन है वो इस प्रकार की है कि जो भी पॉलिटिशियन जब खड़े होते हैं तो आपको पता होगा कि उनको अपने जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो दिखाने पड़ते हैं कि उनके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो अभी तक हुए हैं, यानी कि रजिस्टर्ड है, तो उसके बारे में बताना पड़ता है, पब्लिश करना होता है, राइट। तो यहां पर क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि वो पब्लिश करेंगे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, और ये पब्लिश करेंगे 3 बार। तो सबसे पहली बार जो डेट ऑफ विड्रॉल जो हम लोग को देखने को मिलती है, डेट ऑफ विड्रॉल का मतलब एक ऐसी डेट होती है जिसके बाद जो भी कैंडिडेट होता है वो बाहर नहीं हो सकता, यानी कि उसने जो फाइल किया है अपना पेपर कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उससे वो विड्रॉ नहीं कर सकते, बाहर नहीं हो सकते, इलेक्शन फिर सुनिश्चित होगा, यानी कि किया जाएगा और उनका नाम वहां पर रखा जाएगा। तो वो जो डेट होती है डेट ऑफ विड्रॉल की, तो उस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के 4 दिन बाद, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जैसी डेट निकल जाती है तो उसके 4 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 4 दिन के अंदर ही अंदर, विद इन 4 डेज ये पहली बार पब्लिश किया जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी मेंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन की, उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या क्या है, राइट। तो वो पहली बार होगा। दूसरी बार कब होगा? 5th और 8th डे लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के,
पांचवा दिन और 8वां दिन, यानी कि इस डेट के 5th और 8th डे, यानी कि इस 4 के बाद 2 या 3 दिन बाद और कर लिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बार कब होगा? इलेक्शन होने के 2 दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 2 दिन पहले, या फिर 9th डे, लास्ट डेट ऑफ कैंपेन के, जो भी उनका कैंपेन होता है उस दिन तक, और या फिर 9th डे से, यानी कि 8th डे के बाद 9th डे और लास्ट डे ऑफ कैंपेन। और इन शॉर्ट आप ये बस ये याद रखो, सिंपल सी चीज, कि मतदान की तारीख से 2 दिन पहले, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 3 बार कहा है इलेक्शन कमीशन ने, और इस पर यही फोकस किया, अगर ये 3 बार होगा तो उससे क्या होगा कि जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनकी नजरों के सामने एक ना एक बार जो है वो 3 में से इसकी फोटो आ जाएगी, इसका नाम आ जाएगा, और सिटीजन जो है या वोटर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट से रिलेटेड सिटीजन को मिल जाएगी, पता लग जाएगी। और कई बार पॉलिटिकल पार्टी काफी स्मार्टली एक आध दिन जो है वो इस प्रकार से पब्लिश कर देती थी, जिससे कि पब्लिश भी हो जाए इनका और इनका काम भी हो जाए, रूल्स रेगुलेशंस को अधीर भी कर लें, फॉलो भी कर लें, और जो है वो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम भी ना आए जिससे कि सिटीजन को इनकी असलियत पता लग जाए। बट अब इलेक्शन कमीशन की कोशिश यही है कि लोगों को असलियत पता लगे कि जिसको वो वोट डाल रहे हैं और वो सही है कि नहीं है, और इन्फॉर्म चॉइस के थ्रू लोग वोट डालें, यानी कि जो भी वो वोट डाल रहे हैं वो अपनी इन्फॉर्म चॉइस के थ्रू ही जो है वो सामने वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करने के बाद इन्फॉर्म चॉइस के थ्रू जो है वो सामने वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो और इसके अलावा जो अनकंटेस्टेड होता है या फिर नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होता है, अब देखो अनकंटेस्टेड का मतलब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, तो उसके जीतने का तो पक्का 100% ही हम लोग को देखने को मिलता है। और जब भी ऐसा कुछ एक उम्मीदवार होता है तो उस समय इलेक्शन वगैरह भी नहीं होते हैं, राइट, एक उम्मीदवार के कारण, क्योंकि उस पर फिर इलेक्शन क्यों फिर पैसे खर्च करेगी जब एक ही इंसान को जीतना है, तो राइट, क्योंकि एक ही खड़ा है वहां पर। या फिर जब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट्स को किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए, राइट, किसी एरिया के लिए। और ऐसा भी होता है कि किसी मतलब एक क्षेत्र पर जो है वो 2 सीट्स की आवश्यकता है, और 2 सीट्स पे 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, यानी कि दोनों की ही जो वो है, यानी कि मेंबरशिप जो है वो सुनिश्चित हो गई है, यानी कि वो हारना तो है ही नहीं उनको, कि 2 सीट से दो मिलेगी उन लोगों को, राइट। 100% गारंटीड जो है वो उनकी विनिंग है। तो ये जो 100% गारंटीड विनिंग वाला भी सिनेरियो जब होता है, तब इसमें भी उनको पब्लिश करनी पड़ेगी अपनी पूरी डिटेल्स, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताएगी। और इलेक्शन कमीशन को यही लगा कि ये सब डिटेल टाइमलाइन के एब्सेंस के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिसिटी जो है वो क्लब हो जाती है, और इस प्रकार का रिकॉर्ड जो है वो सामने उभर कर नहीं आता है, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की। और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म काफी समय से हम लोग को देखने को मिल रहा था कि इस पर जो है वो चीजें लाई जाए, चेंजेस की जाए। तो ये पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, यानी कि जो उनका पुराना जो रिकॉर्ड्स है, तो उसकी पब्लिसिटी को लेकर काफी बार जो है वो इस पर चर्चाएं हुई। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया था कि उनको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो न्यूज मीडिया पे, न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन वगैरह में पब्लिश करने होंगे, राइट। और इस साल की स्टार्टिंग में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे पॉलिटिकल पार्टी को कि उनको बताना पड़ेगा पब्लिक को ये कि उन्होंने क्यों चूज किया है ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, बजाय उसके कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। यानी कि आपने उस व्यक्ति को क्यों चूज किया, ये पॉलिटिकल पार्टी को भी बताना पड़ेगा। तो ये वाली चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के स्टार्टिंग में भी मेंशन की हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ये टाइमलाइन के बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि 3 बार पब्लिसिटी होगी, ये वाला टाइमलाइन पता होना चाहिए, और राइट। चलो, ये वाला हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपने सामने आ रहा है। एक कमिटी, एक लॉ पैनल जो है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वर्चुअल कोर्ट जो है, जो ऑनलाइन कोर्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वर्चुअल कोर्ट्स, तो वो चालू रहे, यानी कि कोरोना वायरस के बाद भी जो है वो कोर्ट्स बरकरार रहे। तो इसको लेकर एक पार्लियामेंट्री पैनल लॉ एंड जस्टिस की हम लोग को देखने को मिल रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। रिपोर्ट का नाम है फंक्शनिंग ऑफ द वर्चुअल कोर्ट्स प्रोसीडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और पहली रिपोर्ट कोरोना वायरस के बाद, यानी कि पैंडेमिक के समय पर हम लोग को पार्लियामेंट्री पैनल की देखने को मिल रही है, जो कि प्रेजेंट हुई है। रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने बोला कि वर्चुअल कोर्ट जो है वो कोरोना वायरस के बाद भी जो है वो बरकरार रहे, और ट्रांसफर किए जाए कुछ कैटेगरीज ऑफ केसेस को, यानी कि कुछ केसेस की कैटेगरी जैसे कि ट्रैफिक चालान हो गए या इस प्रकार के छोटे मोटे अपराध के जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो जो कि रेगुलर कोर्ट्स के अंदर है, तो उनको वर्चुअल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो जाए और केस की पेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो सके, यानी कि पेंडिंग केस वगैरह ज्यादा हम लोग को ना देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट्स का अपग्रेड किया जाए, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट कब काम करेगी, जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंटरनेट होगा, प्रॉपर अच्छे सिस्टम्स होंगे जो कि हैंग वगैरह ना करें, राइट, यानी कि आउटडेटेड वर्जन के ना हो, अपडेटेड नए वर्जन के हम लोग को देखने को मिले, राइट। तो ऐसी चीजें लाने की आवश्यकता बताई गई। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इनको डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। इनको एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जो कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, जो कि डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के ऊपर जो है वो रहे, राइट। यानी कि स्पेशली कि डेटा लीक नहीं होना चाहिए, हैकिंग वगैरह इसकी नहीं होनी चाहिए। तो इस पर सुनिश्चित करें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये रिकमेंडेशन आए हुए। तो ये कुछ चीजें इस पैनल ने बताई है इससे रिलेटेड। और चैलेंजेस आज की डेट में हम लोग को कोर्ट में क्या क्या देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ पर क्यों वर्चुअल कोर्ट्स अभी एट प्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं, या फिर क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को, चुनौतियां हम लोग को देखने को मिल रही है वर्चुअल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 50% लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ना कंप्यूटर है। इसके अलावा सिस्टम्स वगैरह जो है वो इतने पुराने टाइप के हैं कि वो क्रैश कर जा रहे हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि अगर प्रोसीडिंग के दौरान अगर मतलब जो अगर हम लोग बात करें कि पीक आवर्स जो होते हैं, पीक आवर्स, जैसे कि कोई भी एक प्रोसीडिंग चल रही है और जो पीक आवर चल रहा है, जैसे कि विवाद चल रहा है दो लोग के बीच में, जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहस जो चल रही है, बोलते हैं ना कोर्ट के अंदर जो बहस चलती है लॉयर्स के बीच में, तो वो जो बहस चल रही है उस बीच अगर सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो वो अहम बात जो होगी वो खराब हो जाएगी, यानी कि वो फिर काम की नहीं बचेगी। यानी कि जो पूरा मामला है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो। या फिर अगर पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, एकदम से कुछ महीनों के बाद वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो क्रैश हो जाए, फिर बड़ी दिक्कत है कि इतने समय तक जो है वो केस आगे बढ़ा और फिर वो पीछे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें लानी चाहिए जिसमें कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर्ड रहे, किसी प्रकार से मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या फिर आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, यानी कि प्रोसीडिंग के समय पे भी और बाद में भी सिस्टम वगैरह क्रैशेस नहीं होने चाहिए, राइट। तो अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की आवश्यकता है, मतलब अपडेटेड जो अभी आज की डेट में जनरेशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजी की, उसके हिसाब से, और या फिर जो फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी अभी अगर हम लोग तैयार करके ऐसे सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दें, या एक ऐसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप कर दें जिससे कि वो लंबे समय तक जो है वो चल सके, राइट। चिंता है इसी चीज के ऊपर है ज्यादा, प्राइवेसी के ऊपर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिस्कशन के ऊपर, कि जो डिस्कशन चल रहा है वो उसको कोई सुन तो नहीं रहा। क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं, गंभीर मामले, जिसमें कि मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कई सारे लोग इवन नहीं चाहते कि उनका केस जो है वो ओपनली हो, या फिर वो कई बार ऐसे बयान वगैरह उनके होते हैं जो वो चाहते हैं कि सिर्फ मतलब रिकॉर्ड्स में रहे, बाहर पब्लिक जो है वो ना हो पाए, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के दायरे में ही रहे। कई बार कई ऐसी पर्सनल चीजें भी होती हैं जो बताते हैं लोग अपने मतलब जो भी उनसे पूछताछ के दौरान, बट वो उनका कहना यही होता है कि ये सब चीजें उनकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। बट ऑनलाइन में कॉन्फिडेंशियल रखना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर हैकिंग होने के चांसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जूम बॉम्बिंग हो गई थी। जूम बॉम्बिंग में क्या हुआ था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्या होता था, अचानक से कोई हैकर्स हैं वो ट्रोलिंग करने लगते थे, ट्रोल्स वगैरह करने लगते थे, राइट। जैसे कि कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है वो पॉन्स वगैरह शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार की चीजें आप सोचो, इस लेवल की चीजें जो कि काफी उठी थी। और कई बार ऐसा भी हुआ था एकदम से सिस्टम जो है वो, यानी कि जूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, आवाज जो है वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कुछ तो भी फोटो आ गई, कुछ तो भी इमेज आ गई, कुछ तो भी मतलब उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी चीजें। तो ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जूम बॉम्बिंग में। तो ऐसी चीजें ना हो, तो इस पर भी चिंताएं जताई गई, राइट। यही चैलेंजेस है बेसिकली हमारे यहाँ। तो ये जूम बॉम्बिंग, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये वाला पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हैकिंग हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट्स क्या होते हैं, तो वर्चुअल कोर्ट एक बेसिकली कंसेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है जिसका मेन एम ये है कि लिटिगेंट के या फिर लॉयर के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती है कोर्ट के अंदर। ये पूरा जो मामला चलता है वो ऑनलाइन हम लोग को देखने को मिलता है। और ई कोर्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट की हम लोग बात करें तो उसका मतलब क्या है, एक ऐसी लोकेशन जहां पर लॉज जो होते हैं वो इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि एक क्वालिफाइड जज के प्रेजेंस में होते हैं, और वो जो जगह होती है, जो कोर्ट होती है, वो वेल डेवलप्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये ई कोर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि एक ऐसी कोर्ट जहां पर टेक्निकली डिफाइंड पूरी चीजें हैं, यानी कि आपको हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की देखने को मिलेगी। आपके जो केसेस हैं वो पूरे के पूरे मतलब यानी कि अंदर ऑनलाइन जो है वो स्टोर होंगे, क्लाउड में हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी अगर कुछ चीजें किसी कोर्ट के अंदर होती है, जो कोर्ट जो है वो बेहतरीन होता है, यानी कि इस प्रकार की टेक्निकल इनेबल्ड कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो ई कोर्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005। तो ये कोड है। तो आज की डेट में आप कोर्ट्स की वेबसाइट देख रहे हो, जो ट्रैक्स वगैरह कर रहे हैं हम लोग जो कोर्ट के केसेस हैं ऑनलाइन, तो वो इन्हीं के थ्रू जो है वो सामने आया है। 2005 से जो है ये शुरू किया गया था, और ये कमिटी के द्वारा, ई कमिटी के द्वारा सबमिट किया गया था।
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का विजन ये है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है वो कोर्ट बना सके। तो ये मेन जो है वो फोकस के साथ ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जहां पर मॉनिटर किया जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट को और फंडिंग दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है। और एट प्रेजेंट हमारी कंट्री के अंदर 16,845 डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि आईटी इनेबल्ड हो चुके हैं, यानी कि वहां पर आपके केसेस जो है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। और ई कोर्ट्स ये होते हैं ई कोर्ट जिसके अंदर पूरी चीजें टेक्निकली इनेबल्ड होती है, यानी कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होता है। बट वर्चुअल कोर्ट कौन सी होती है, जो बिना, यानी कि आप जो है वो कोर्ट में नहीं जाओगे, आप बिना कोर्ट जाए जो है वो आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो ये इसके दो डिफरेंस है, यानी कि जो आपका केस जो होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा बिना कोर्ट जाए, बट यहां पर आपको जाना पड़ेगा ये जो ई कोर्ट्स के अंदर। बट यहां पर फायदा ये होता है कि ये कोर्ट जो होता है वो टेक्निकली एडवांस हम लोग को देखने को मिलता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में भी हम लोग बात करें, ई कोर्ट प्रोजेक्ट, तो इस पर फोकस क्या किया जाता है, टाइम बाउंड और एफिशिएंट तरीके से सिटीजन्स को सर्विस मिले। दूसरी बात, डेवलप किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोर्ट के अंदर। ऑटोमेटेड प्रोसेस होनी चाहिए पूरी की पूरी और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को ये एनहांस करे क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, राइट। और जिसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट जो है वो बनाया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अगर ई कोर्ट्स के बारे में कुछ चीज आती है तो आप ये पूरी चीज जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और डेफिनेटली इस बार आएगी ही आएगी, क्योंकि ई कोर्ट्स वगैरह भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये सब कोरोना वायरस के समय पे क्या क्या चीजें जो है वो एडवांस हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस जब आया तब ऑब्वियसली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फिजिकली कहीं पर अवेलेबल नहीं होना है, तो टेक्नोलॉजी इसमें काफी हेल्प कर रही है। तो आप ये सब चीजें आपके आंसर में लिखेंगे, ई कोर्ट्स को आप डिफाइन कर देंगे, मेंशन कर देंगे, वर्चुअल कोर्ट के बारे में मेंशन करेंगे, राइट। तो क्योंकि ये सब कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके आंसर को काफी अच्छा बनाती है, सपोर्ट करती है आपके मेंस के आंसर को। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा कम्युनिटी के ऊपर जो रिजर्वेशन था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो ये क्या है पूरा ओवरऑल टॉपिक, इस पर हम लोग देखेंगे। तो रिजर्वेशन जो है मराठा कम्युनिटी का गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में महाराष्ट्र के अंदर उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो देखिए इसमें 3 जजेस की बेंच हम लोग को देखने को मिली, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जस्टिस एल नागेश्वरा राव जी की बेंच है, इन्होंने कहा है कि एक बड़ी बेंच को जो है ये पूरा मामला सौंपा जाए, राइट। और ये बेंच जो है 2018 महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कानून हम लोग को देखने को मिलता है। ये कानून ये वाला है, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, ये हम लोग को 2018 का देखने को मिलता है। ओरिजिनली इसने 16% रिजर्वेशन जो है वो मराठा कम्युनिटी को प्रोवाइड किया हुआ था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। फिर बाद में इस लॉ को चैलेंज किया गया, इस लॉ को चुनौती दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जून 2019 में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो कानून है उसको सही ठहराया, यानी कि कहा कि ये कानून ठीक है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये मराठा कम्युनिटी को। बट इन्होंने थोड़ा सा जो रिजर्वेशन है 16% से घटाकर 12% कर दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और 13% कर दिया जॉब्स के लिए। और फिर बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास फिर अपील हुई, और अपील रिजर्वेशन को लेकर हुई, यानी कि मेन जो चीज थी अपील की वो ये थी कि 50% का कैप जो है वो मतलब ये मराठा का जो ये रिजर्वेशन है उसके कारण 50% का कैप जो है वो सिक्योर नहीं हो पा रहा है। यानी कि कहा यह जाता है कि अगर कोई भी जैसे जॉब्स हैं तो जॉब्स में 50% से ज्यादा जो है, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पर मैक्सिमम 50% तक ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बट यहां पर 50% का कैप जो है वो ब्रीच हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था 50% के कैप का। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 50% का कैप जो है वो किसके द्वारा रखा गया था, यानी कि किस केस में ये रखा गया था। तो मैं हालांकि आप लोग को केस वगैरह याद रखने के लिए नहीं कहता हूं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिसके बारे में डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 1922 का ये जजमेंट था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस केस में जो डिसीजन निकला था वो ये निकला था कि 50% कैप जो है वो रिजर्वेशन को पर लगाना है, यानी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, राइट। और महाराष्ट्र सरकार ने 26 अगस्त 2020 को कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ये मैटर जो है वो लार्जर बेंच के पास जो है वो लगाया जाए। तो ये अभी लार्जर बेंच के पास ये मैटर जाएगा, बट अभी जो रिजर्वेशन का जो पूरा मामला है उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। तो इतनी सिर्फ जानकारी आप लोग को रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। और अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि सरकार जो है उसको और पैसे